दिखा देता हूँ आपको। ये नाग है, वो नागिन है, या वो नाग है ये नागिन है, इसका मुझे ज्ञात नहीं है। ये वो नाग और नागिन का जोड़ा है जो वर्ष में एक। यहाँ ये लिखा है कि महापराक्रमी पांडव यमुना के निकट पहुंचते हैं। आ रहे थे यमुना के किनारे चलते चलते, क्योंकि आगे जाकर वे दशार्ण से उत्तर और पांचाल से दक्षिण, यक्रलोम और शूरसेन देशों के बीच से होकर। दोस्तों, ये जिस स्थान पर आप यदि चलेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अन्य ही ग्रह पर चल रहे हैं। राजा विराट का महल वहां रहा होगा ऊपर, और इस पूरे प्रांगण के बीच में ये जलकुंड होगा। क्या करते हूँ, यहाँ से आपको पूरा विराट नगर दिखाई पड़ता है पीछे। ये दर्शाता है कि यहाँ कभी कोई महल रहा होगा। यहाँ पूरा राजा विराट के द्वारा एक महल खड़ा किया गया था। देख रहे हैं दोस्तों, ये गड्ढे अपनी व्यथा गा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था महाभारत काल में, जिसने इस पूरे नगर को उथल पुथल कर दिया, सब कुछ परिवर्तित हो गया। ये देखिए कितना भव्य यहाँ महल रहा होगा कभी। इन बड़े बड़े पत्थरों को देखिए। इस भव्य द्वार के पीछे आज भी जैसे द्वापर युग ही रुका हुआ हो। महाभारत कालीन वो अवशेष आज भी उपस्थित हैं यहाँ पर, जिनके बारे में संभवतः आपको किसी ने कुछ नहीं बताया। 6 अगस्त 1945, स्थान हिरोशिमा, जापान। दूसरे विश्व युद्ध में कलियुग के इतिहास का पहला ब्रह्मास्त्र अर्थात परमाणु बॉम्ब का उपयोग होता है। अमेरिका लिटिल बॉय नाम का परमाणु बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराता है। यह बॉम्ब धरा से लगभग 2000 फीट ऊपर आकाश में फटता है, जिससे 900 फीट का व्यास क्षेत्र एक आग के गोले में परिवर्तित हो जाता है। तापमान 7000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। 78,000 लोग तत्काल विस्फोट के प्रभाव से भाप में बदल जाते हैं, और आने वाले समय में ये मृत्यु का आंकड़ा 1,50,000 से भी अधिक पहुंच जाता है। क्या महाभारत काल में ऐसा ही कोई विस्फोट इस स्थान पर भी हुआ था? और आज भी इस स्थान की दशा ये व्यथा गाती है कि यहां महाभारत काल में कुछ ऐसा हुआ था जो ये पत्थर आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, ये महाभारत कालीन एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। स्थान के बारे में तो उन्हें ज्ञात है, परंतु इसका रहस्य क्या है? ये पत्थर बोलते हैं, अपने इतिहास, अपनी दशा के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। कुछ क्या बताना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं पहुंच चुका हूं महाभारत कालीन मत्स्य प्रदेश में, अर्थात विराट, राजा विराट की नगरी विराट नगर में, और हम जानेंगे राजकुमारी उत्तरा का इतिहास इन पत्थरों से। अब दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि महाभारत कालीन मत्स्य प्रदेश कहां है? कहां है वो मत्स्य प्रदेश जिसकी चर्चा महाभारत में होती है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास का वो 1 वर्ष व्यतीत किया था? क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों को महाभारत कालीन विराट नगर के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं कि महाभारत में इस संदर्भ में क्या उल्लेख मिलता है। यहां ये लिखा है कि महापराक्रमी पांडव यमुना के निकट पहुंचते हैं। वे पैदल यात्रा कर रहे थे। वे कभी पर्वत की गुफाओं में और कभी जंगलों में ठहरते थे। आगे जाकर वे दशार्ण से उत्तर और पांचाल से दक्षिण, यक्रलोम और शूरसेन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे, और धीरे धीरे वन का मार्ग तय करके वे मत्स्य देश में पहुंचे और विराट की राजधानी के निकट पहुंच गए। अब दोस्तों, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया ये कैसी भाषा लिखी है। मानचित्र अर्थात मैप क्या कहता है महाभारत कालीन, उससे ज्ञात होगा कि विराट नगर है कहां पर।
तो पांडवों ने अपने वनवास के 12 वर्ष पर्वत की गुफाओं और जंगलों में व्यतीत किए। इस उल्लेख से ये माना जा सकता है पांडव यमुना के निकट पहुंचकर किनारे किनारे चलने लगे। अब यमुना का जो उद्गम स्थान है वो है उत्तराखंड का यमुनोत्री हिमखंड, और यमुना आज कलसी के पास, जो आज देहरादून के पास स्थान है कलसी, उसके पास हिमाचल और उत्तराखंड की सीमाओं का विभाजन भी करती है। अर्थात आज का हिमाचल और आज का उत्तराखंड, जो महाभारत काल में त्रिगर्त देश के नाम से जाना जाता था, इन दोनों ही राज्यों को यमुना छूते हुए निकलती है। तो माना जा सकता है कि पांडवों ने अपना कुछ समय हिमाचल में और कुछ समय उत्तराखंड में व्यतीत किया था पिछले 12 वर्ष के वनवास में, और अब वो नीचे आ रहे थे यमुना के किनारे चलते चलते, क्योंकि आगे जाकर वे दशार्ण से उत्तर और पांचाल से दक्षिण, यक्रलोम और शूरसेन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे, और फिर पांडव मत्स्य देश पहुंच जाते हैं, जो आज का राजस्थान, लगभग माना जा सकता है कि आज का राजस्थान है। अब दोस्तों, ये नहीं कहा जा सकता कि जो महाभारत की इस पुस्तक में लिखा है बस वो ही सत्य है और बाकी सब झूठ है, क्योंकि महाभारत के अन्य संस्करण भी उपलब्ध हैं, तो उनमें संभवतः कुछ और लिखा हुआ हो, मार्ग कुछ और दर्शाया गया हो। परंतु जो इस महाभारत में उल्लेख मिलता है वो आज के राजस्थान में जयपुर के समीप स्थित बैराट को ही महाभारत कालीन विराट नगर दर्शाता है। अब दोस्तों, यहां पर ध्यान करने योग्य एक बात और है कि मत्स्य देश का जो आकार था वो एक मछली अर्थात एक मीण के जैसा था। इसी कारण मत्स्य देश के लोगों को मीण कहा जाता था, और समय के साथ मीन मीणा में परिवर्तित हो गया। वैसे इसके साथ एक धारणा और जुड़ी हुई है, वो ये है कि भगवान विष्णु का जो मीन अवतार था, मत्स्य अवतार, उनके जो वंशज थे वो मीणा हुए, उन्हें मीणा कह के बुलाया जाता है। परंतु मुझे ऐसा लगा करता है, ये मेरी निजी सोच है, कि हम सभी भगवान विष्णु के मीन अवतार के ही वंशज हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने इस सृष्टि पे जो अच्छे लोग थे, ऋषि मुनि थे, उनकी रक्षा हेतु ही मीन अवतार के रूप में अवतरण लिया था। तो हम बचे ही उनके कारण हैं, तो हम लोग भी भगवान विष्णु के मीन अवतार के ही वंशज हुए। ये मेरी निजी राय। ये है दोस्तों भगवान गणेश और नृसिंह जी का मंदिर। ये मंदिर भी महाभारत कालीन है, और अंदर घुसते ही आपको मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की एक झलक दिखेगी, जो प्राकृतिक रूप से इस पहाड़ में बनी हुई है। देखिए, सामने लिखा है मत्स्य अवतार। राजस्थान के क्षेत्र में भगवान विष्णु जी के अंश आपको कण कण में मिलेंगे। शादी का कार्ड राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का अभिमन्यु से, अर्जुन के पुत्र था, लेकिन कार्ड निमंत्रण इनको गणेश जी को दिया था। अच्छा, सबसे पहला कार्ड इन्हीं को दिया था वो। ये दोस्तों महाभारत कालीन गणेश जी की प्रतिमा अपने आप पत्थर से बनी है पूरी, और यही महल था उनका, विराट जी का महल तो पहाड़ियों में था, अब तो नष्ट हो चुका है, अब नहीं है। अब नहीं। भगवान गणेश की इस मोहित करने वाली प्रतिमा के दर्शन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ओम श्री गणेशाय नमः। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे ये मंदिर है महाभारत कालीन, और इस स्थान का जो रहस्य है वो जुड़ा हुआ है राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ। जो मैं आपको अब इस स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं वो संभवतः आपको कोई नहीं बताएगा। महाभारत के समय में उत्तरा का पक्ष किसी ने नहीं सुना। उनका विवाह पहले अर्जुन से होने वाला था। महाराज विराट चाहते थे कि उत्तरा का विवाह अर्जुन से हो। ये यहाँ पर महाभारत में लिखा है कि उत्तर, अब हमें पांडवों को प्रसन्न करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुन से कुमारी उत्तरा का ब्याह कर दूं। उत्तरा उत्तर की छोटी बहन और राजा विराट की पुत्री थी, परंतु अर्जुन इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गुरु शिष्य की जो एक सम्मानजनक जो संबंध है उसमें ये अनुचित धारणा बने कि कोई गुरु अपनी शिष्या से, जो बहुत छोटी है उनसे आयु में, उससे विवाह कर सकता है। तो अर्जुन इसके लिए मना कर देते हैं, और फिर अर्जुन के कहने पर ही उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ होता है। उसके बाद अभिमन्यु की महाभारत के युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इन सब के बीच में उत्तरा का क्या हुआ, जानेंगे। पहले ये स्थान देख लेते हैं।
महाभारत कालीन ये क्षेत्र है और ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर जो बोलते हैं ना, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हैं, ये रखे हुए हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर जो राजा विराट का महल था वो इन्हीं पत्थरों से बना था, इन्हीं पत्थरों से उसका निर्माण हुआ था। और महाभारत के युद्ध के बाद अब ये खंडहर हो रखा है। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं पीछे, जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। अब दोस्तों जो यहाँ पर निर्माण है वो नया है, तुलनात्मक रूप से कुछ 100 वर्ष प्राचीन होगा यदि होगा तो, परंतु सोच के देखिए कभी यहाँ पर हस्तिनापुर की सबसे छोटी रानी उत्तरा का महल था। दृश्य देखिए यहाँ से, कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर। वो गणेश जी का मंदिर है सामने और नीचे एक छोटा सा जलकुंड है, तालाब जिसे हम बोलते हैं। और ये दृश्य ऐसा है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व, ये विचार करने योग्य बात है, ये कैसा रहा होगा ये स्थान। आज से 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पत्थरों के बीचों बीच जो विराट नगर रहा होगा। और ये देखिए छोटा सा जलकुंड यहाँ बना हुआ है। ये तो लग भी ऐसा रहा है कि महाभारत काल का है, परंतु ये है नहीं, नया है ये। और ये सामने से यहाँ कहीं से जल इसमें आता होगा। सामने आप देख रहे हैं पत्थर, आपको ये पत्थर देखकर ही ऐसा अनुमान होगा कि ये पत्थर कुछ कहने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये इस पत्थर की शेप देखिए, डिज़ाइन देखिए इन पत्थरों का। ये यहाँ पर छोटे से नंदी महाराज का मुख है यहाँ पर, जिससे जल आता होगा। और पीछे यहाँ पर कहीं पर जल स्रोत रहा होगा जिसमें से जल आता होगा, ऊपर से कहीं से जल आता होगा इस मुख के द्वारा। ये देखिए बड़े ही रहस्यमय तरीके से ये पत्थर आपस में उलझे हुए हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर किसी ने नंदी महाराज का मुख बनाया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सामने से आ रहा है और जल, ऊपर जो कुंड बना हुआ है उस कुंड से वो जल आ रहा है सामने। मैं आज से कुछ दिनों पहले भी यहाँ आया था, तब इसमें जल नहीं था, पानी नहीं आ रहा था। तो आज मैं आया हूँ तो यहाँ पानी आ रहा है। मुझे लगा आपको ये भी दिखा दूँ। यहाँ से ये जल जा रहा है नीचे, उस कुंड में जा रहा है। आज ये स्थान इतना अविश्वसनीय है, इतना सुंदर है, तो आज से 5000 वर्ष पूर्व तो यहाँ बिल्कुल स्वर्ग जैसी सुंदरता रही होगी। एक छोटा सा मंदिर यहाँ है। सामान्य रूप से बिना किसी स्थान का इतिहास जाने यदि आप इस स्थान पर आएंगे तो आपको लगेगा कि पत्थर ही तो हैं, प्राचीन है तो क्या हुआ, है तो पत्थर ही, परंतु नहीं, ये इतिहास है हमारा जो पत्थरों में छुपा है। इस स्थान पर आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज रहा करते थे। सोचिए, वो सामने जो स्थान है, जो मंदिर है, वहां पर सबसे ऊंचा महल रहा होगा राजा विराट का। आमतौर पर एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद लगभग 100 वर्षों तक उसका इतिहास याद रखा जाया करता है। उसके बाद सब उसे भूल जाते हैं। कुछ रहता है तो वो घर रहता है जो उसने बड़े प्रेम से बनाया था। वो घर भी आने वाले कुछ 100 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैविक क्षय के कारण और निर्माण क्षमता के कारण वो भी धराशायी हो जाता है। परंतु इस 5000 वर्ष पुराने स्थान का रहस्य, इतिहास हमें आज भी ज्ञात है। विचार कीजिए, एक बार जाइए अपने उस 5000 वर्ष पुराने इतिहास में, महाभारत काल में, जब यहाँ पे राजा विराट का भव्य महल रहा होगा, पत्थरों के बीचों बीच बना हुआ। एक दिवस ऐसा रहा होगा जब एक दासी भागती हुई महाराज के पास आई होगी और उनको बोलती है कि महाराज, आपके यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया है। तब राजा विराट ने क्या कहा होगा कि मेरा उत्तराधिकारी जन्मा है, इसका नाम आज से उत्तर रखते हैं, और जो राजकुमारी है उसका नाम उत्तरा। ऐसा कुछ यहाँ पे घटित हुआ होगा। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं दोस्तों, और पत्थर के नीचे ये गुफाएं सी बन गई हैं, क्योंकि ये पत्थर आपस में चिपके हुए हैं, बस चिपके हुए हैं आपस में ये पत्थर, और उस कारण नीचे इनके गुफाएं बन गई हैं। देखिए चमगादड़ भी हैं वहाँ पर, और ये पत्थर देखिए कैसे टिके हुए हैं। वो देखिए सामने इतना भारी भरकम पत्थर है, और ऐसा लग रहा है कि बस अपनी नोक से टिका हुआ है। देखिए बस 3 तरह से ऊपर से ये पत्थर है, और ये पत्थर किसी भी समय कोई भूकंप आ जाए बड़ा सा तो ये पत्थर नीचे गिर जाएंगे। इस तरह से हैं, कुछ तो टिके भी नहीं हुए हैं। झूलते हुए पत्थरों का पहाड़ है ये। इन चट्टानों पर ये जो गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं ना, यही इस मंदिर, इस स्थान के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है।
बार जीवित रूप में आते हैं। नाग नागिन बने हैं यहाँ पर? यहाँ पे जो साल में एक बार जीवित रूप में दिखाई देते हैं। अच्छा, हाँ, ये मान्यता है यहाँ के लोकल। और वो जो मंदिर बना है वो उस टाइम का, जिस टाइम अशोक मौर्य था ना, हाँ। उस टाइम का उसी से ही। अच्छा, गोल गुम्बद है ये। गोल गुम्बद है। धन्यवाद भैया। वैसे तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आज तक इस स्थान से जुड़े अश्वत्थामा और ब्रह्मास्त्र वाली बात भी किसी ने नहीं बताई होगी, परंतु एक धारणा और है। यह भी संभव है कि यहाँ जो महल रहा होगा वो ब्रह्मास्त्र के दुष्प्रभाव के कारण उसके जो पत्थर लगे हुए थे महल में, उनका तापमान इतना बढ़ गया होगा कि वो पत्थर पिघल गए होंगे, आग का गोला बन गया होगा ये पूरा स्थान। यहाँ से जब यहाँ के निवासी निकल गए होंगे उसके पश्चात, क्योंकि उनको तो भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया था। ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं नीचे पत्थर पर, इसके निर्माण के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि जब किसी चीज को हम पिघला दिया करते हैं और उसका स्वयं जब निर्माण होता है दोबारा से, तो उसमें ऐसे गड्ढे, ऐसी विषमताएं आ जाती हैं। तो संभव है कि ब्रह्मास्त्र के दुष्प्रभाव के कारण यहाँ पर जो महल के पत्थर हो, उनका तापमान अत्यधिक बढ़ गया हो और वो पिघल गए हो। पिघलने के बाद जब प्राकृतिक आपदाएं आई, सूखा पड़ा, बाढ़ आई, उसके बाद प्राकृतिक रूप से जब इन पत्थरों का निर्माण हुआ तो ये ऊबड़ खाबड़ अवस्था में जुड़ गए, जिन्हें आज भी इस स्थान पर देखा जा सकता है। ये एक धारणा है, इसको प्रमाणित करना अभी संभव नहीं है। दोस्तों, ये मेरे पीछे आप पत्थर देख रहे हैं, इसका आकार देख रहे हैं। दोस्तों, ये जिस स्थान पर आप यदि चलेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अन्य ही ग्रह पर चल रहे हैं। ये जो पत्थर हैं, ये आपको इस ग्रह के नहीं लगेंगे। और कितना बड़ा पत्थर है मेरे सामने, ये देखिए, पर्सपेक्टिव के लिए मैं दिखा रहा हूं आपको दूर से, कितना बड़ा पत्थर है। और नीचे वो नाग और नागिन का जोड़ा है, जो वर्ष में एक बार अपने असली स्वरूप में आता है। परंतु यहाँ पर चल के बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। हालांकि गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, इस वजह से काफी परेशानी हो रही है। ये पत्थर ऐसा लग रहा है कोई भारी भरकम भूकंप आया था, उसके बाद पत्थर एक के साथ एक जुड़ गए। जैसे हिमालय जुड़ा है एक द्वीप के साथ और हमारा देश भारत जुड़ गया एशिया के साथ, उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ होगा, आपदा आई होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा, ब्रह्मांडीय शक्ति ने अपना प्रकोप दिखाया होगा। ये सारे पत्थर एक के ऊपर एक बस अटके हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो देखिए सामने, मेरे सामने यदि आप देखेंगे तो ये पत्थर प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी चीज की। या तो वो भूकंप है, और भूकंप आएगा तो ये पत्थर अपनी जगह छोड़ देंगे और फिर ये नीचे जाएंगे उस नगर की ओर जहां पर कभी समृद्ध विराट का नगर रहा होगा। अत्यंत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। छोटा सा कुंड, ये प्राकृतिक कुंड नहीं है, ये तो बाद में बन गया होगा अपने आप। परंतु मुझे बहुत शांति मिल रही है, बिल्कुल अकेला हूं मैं यहाँ, देखिए बहुत शांति मिल रही है इन पत्थरों के बीच। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कहना चाहते हैं मुझे कुछ बताना चाहते हैं। चप्पल उतार दी है मैंने, यहाँ हल्का सा पैर फिसला आपका तो आप इस काले पानी में चले जाएंगे, और वो जो नाग और नागिन का जोड़ा है वो संभवतः आपको नुकसान पहुंचा देगा। परंतु आप फिसले ना ही तो अच्छा है, तो मैंने चप्पल उतार दी है अपनी। राजा विराट का महल वहां रहा होगा ऊपर, और इस पूरे प्रांगण के बीच में ये जलकुंड होगा। कितना सुंदर दृश्य है, इसकी तो बस एक कल्पना ही की जा सकती है कि द्वापर युग में ये स्थान कैसा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये इस महल का, इस प्रांगण का एक ऊंचा स्थान होगा, और आज भी ये संभवतः उसी स्थिति में है। यहाँ पर सैनिक बैठते होंगे, पहरा देते होंगे, पहरेदारी किया करते होंगे, और संभवतः ये भी हो सकता है कि यहाँ राजा आकर बैठते हों और यहाँ जो प्रजा हो उनको वो दर्शन दिया करते हों, उनको देखा करते हों, उनसे वार्तालाप किया करते हों, वाद विवाद किया करते हों। यहाँ से आपको पूरा विराट नगर दिखाई पड़ता है, पीछे महल भी दिखाई पड़ेगा और आगे पूरा विराट नगर दिखाई पड़ेगा। इस स्थान पर खड़े होकर आप दूर अरावली की पहाड़ियों की आरंभिक सीमाओं को देख सकते हैं। ये स्थान आपको विराट नगर की भव्यता का आभास कराता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बड़ा बाजार रहा होगा सामने, और कितने लोग यहाँ रहा करते होंगे उस काल में। अब दोस्तों, यहाँ दोबारा चप्पल उतारनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि यहाँ चप्पल फिसलती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चढ़ना और उतरना दोनों, ये थोड़ा सा फिसलन वाला खेल हो जाता है।
ये मंदिर है यहाँ पर, चट्टानों को तेरी यहाँ पर जगह जगह पर आपको वो बड़ी वाली छिपकलियां मिल जाएंगी जो पत्थरों के ऊपर बैठकर धूप सेका करती हैं, तो उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे वो खतरनाक नहीं है यदि आप उनको परेशान ना करें तो। नीचे एक गणेश जी का मंदिर था और ऊपर चट्टानों पर यहाँ पर बजरंग बली विराजमान है। ये देखिए दोस्तों, ये पत्थर कैसे टिका हुआ है, झुका हुआ है और वहां पर टिका हुआ है, टिका भी नहीं हुआ है, बस झुका हुआ है और बस प्राकृतिक रूप से किसी तरह से ये पत्थर एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये देखिए, एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे ये पत्थर है ना, ये पत्थर फिलहाल तो गिरा हुआ है, टिका हुआ है, परंतु ये बीच में जो ये है, ये दर्शाता है कि यहाँ कभी कोई महल रहा होगा। ये देख रहे हैं, पिलर है यहाँ पर। ये पिलर बाद में बनाया गया है या नहीं ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, परंतु ऐसा पिलर कभी महाभारत काल में यहाँ पर रहा होगा। ऐसे बहुत सारे पिलर रहे होंगे और उन पिलरों की सहायता से, उन स्तंभों की सहायता से यहाँ पर पूरा एक महल खड़ा किया गया था। यहाँ पर पूरा एक महल खड़ा किया गया था राजा विराट के द्वारा। ये देखिए पत्थर, आप देखेंगे पत्थर की नोक है केवल नीचे टिकी हुई। यहाँ पूरा राजा विराट के द्वारा एक महल खड़ा किया गया था और ये पत्थर, ये जो पिलर है बीच में स्तंभ है, ये उसका प्रमाण है। महाभारत के युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक युधिष्ठिर ने शासन किया और फिर हस्तिनापुर के सम्राट बने परीक्षित। परंतु क्या हुआ परीक्षित की माता उत्तरा का, जिनका बचपन संभवतः इसी स्थान पर बीता होगा। मत्स्य देश के राजा विराट और उनकी भार्या सुदेशना के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था भूमिंजय, जिन्हें उत्तर के नाम से भी जाना जाता था, और पुत्री का नाम था उत्तरा। मत्स्य देश पशुपालन के लिए उपयुक्त और पशुधन से समृद्ध क्षेत्र था। इसी कारण जब कौरवों ने मत्स्य देश पर आक्रमण किया तो लूट के रूप में मवेशी ले गए थे। अच्छा, आपको ज्ञात है जब कौरवों ने मत्स्य देश पर आक्रमण किया था तो अर्जुन ने सभी कौरवों को कर्ण समेत अकेले ही परास्त कर दिया था। ऐसा उल्लेख महाभारत में मिलता है। अब दोस्तों, इस मत्स्य देश की राजकुमारी उत्तरा का बचपन यश और ठाठ पाठ के बीच व्यतीत हुआ होगा। एक हंसता खेलता राजा की पुत्री का बचपन, जिसको ज्ञात नहीं था कि भविष्य उसके लिए कितना बड़ा अंधकार लेके आने वाला है। और इसका प्रमाण महाभारत में भी मिलता है कि मत्स्य देश के राजा विराट के पुत्र और पुत्री दोनों ही अपने पूरे राज्य के लाडले थे। जनश्रुतियों की माने तो जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उत्तरा गर्भ से थी और अपने मायके विराट नगर आ गई थी। सामान्य रूप से यह बोला जाता है कि अश्वत्थामा ने प्रतिशोधवश उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया था। परंतु यदि हम ब्रह्मास्त्र की तुलना न्यूक्लियर बॉम्ब से कर रहे हैं, परमाणु बॉम्ब से, तो वो जहां भी गिरेगा वो किसी एक मनुष्य का नाश नहीं करेगा, वो क्षेत्र में रहने वाले सबका विनाश कर देगा। तो ये कह सकते हैं कि ये सांकेतिक भाव से कहा गया है कि अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का मुख उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया था, क्योंकि अब महाभारत के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उत्तरा के गर्भ में पलने वाला परीक्षित ही था, जिससे कि पांडवों का वंश आगे बढ़ता। वो अभिमन्यु पुत्र, वीर अभिमन्यु का वो पुत्र जिसको बचाना आवश्यक था। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण के भांजे की मृत्यु के बाद उसके पुत्र की भी मृत्यु हो जाना, वो भी अश्वत्थामा के हाथों से। क्या कहेगा इतिहास। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आकाश में नष्ट करके उत्तरा को तो बचा लिया और संभवतः वहां कोई भी जनहानि नहीं हुई, क्योंकि इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता और ना ही कोई जनश्रुतियां इसका आधार दर्शाती हैं। परंतु जो प्रकृति के नियम हैं उसका तो पालन होना ही था। क्या प्रकृति के नियमों को बदला जा सकता था? जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे
तो क्या उससे होने वाले प्रकृति के विनाश को भी रोका जा सकता था? संभवतः नहीं। माना जाता है कि फिर ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से इस पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे रूप नदी भी सूख गई थी, जिस कारण बाबा बर्बरीक जी अर्थात बाबा शाम का शीश खाटू गांव में आकर रुक गया था, जिस पर पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अब दोस्तों, उस सूखे के बाद यह क्षेत्र लगभग खाली हो गया था और यहां नागों का वास हो गया था। जी हां, नागों का बहुत प्रभुत्व रहा है महाभारत काल में, और वो नाग यहां आकर बस गए थे क्योंकि यहां से मनुष्य भाग चुके थे। अकाल के कारण भयंकर अकाल पड़ गया था यहां पर। पिछली बार मैं आया था तो ये जो नाग और नागिन का जोड़ा है, ये यहाँ पानी नहीं था तो वो दिखाई पड़ रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। दोस्तों, मेरे पीछे वो नाग और नागिन का जोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नाग है, वो नागिन है, या वो नाग है, ये नागिन है, इसका मुझे याद नहीं है। ये वो नाग और नागिन का जोड़ा है जो वर्ष में एक बार अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। मैं नंगे पैर हूँ और यहाँ पर सांप हो सकते हैं, और कुछ सांप मुझे काट भी रहे हैं आजकल, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ये वो नाग और नागिन का जोड़ा है जहाँ पर जो महाभारत कालीन इस स्थान पर आज भी उपस्थित है। नाग और नागिन का जोड़ा है सामने। अब तो ये पानी में डूब गया है और ये पत्थर देखिए कैसे टिका हुआ है। बस ये टिका ही हुआ है पत्थर, और कुछ नहीं है। ये देख रहे हैं नीचे, ये पत्थर बस टिका हुआ है। एक हल्का सा भूकंप, ऐसा प्रतीत होता है कि एक हल्का सा भूकंप इस पत्थर को कहीं ले जाएगा, परंतु आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। संभवतः आगे भी जब कलयुग का अंत होगा तभी ये पत्थर यहाँ से हिलेंगे। ये अब तो यहाँ पानी भर गया है, बहुत अच्छा ही दृश्य आ रहा है। मैं 3-4 घंटे बैठा हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब जब पांडव वंशी जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ किया, तब यहाँ रहने वाले कई नाग उस यज्ञ में मारे गए। अब इसके आगे की कहानी किसी को ज्ञात नहीं। ये इच्छाधारी नाग कौन थे, कैसे ये यहाँ आए और क्या है इनके पीछे का रहस्य, ये यहाँ पर किसी को ज्ञात नहीं। परंतु आज से 5000 वर्ष पूर्व ये स्थान उस मासूम राजकुमारी उत्तरा का घर रहा होगा, जिसने अपने जीवन काल में दुखों के पहाड़ के साथ साथ ब्रह्मास्त्र के प्रकोप को भी झेला। अपने पति अभिमन्यु की अल्पायु में मृत्यु देखी, अपने अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र से होने वाले आक्रमण को झेला, अपने सगे और प्रिय भाई उत्तर की मृत्यु देखी और अपने घर को उजड़ते देखा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं, और यदि बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। महाभारत कालीन, रामायण कालीन और सतयुग से जुड़े ऐसे बहुत सारे स्थान आपको दिखाऊंगा जिनके बारे में आपको ज्ञात नहीं है, या ज्ञात है तो उनके इतिहास के बारे में आपको ज्ञात नहीं है।